हेलो एवरीवन, दिव्या हेयर। जैसा कि आपको पता है हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का रिवीजन करेंगे 5 डेज़ में। आज है डे 2 की क्लास। लास्ट क्लास डे 1 की क्लास में हमने पढ़ा कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ MCQs एंड हमने 2 तरह के डिसऑर्डर्स पढ़े, डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी एंड डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पढ़ेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट एंड मूड। अफेक्ट एंड मूड मीन हमारे मूड पे क्या कुछ अफेक्ट रहता है, किस तरह से हमारा जो मूड है उसमें डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो उसको हमने 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, प्लेजरेबल इफेक्ट, अनप्लेजरेबल इफेक्ट एंड अदर। फर्स्टली प्लेजरेबल इफेक्ट में हमारे पास 4 चीज़ें रहती हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्टली यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्सटेसी। यूफोरिया, इसमें आप मॉडरेट हैप्पीनेस, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आप फील करेंगे। ठीक है, जो पर्सन होगा साइकेट्रिक पर्सन, वो कैसी फील करेगा, मॉडरेट हैप्पीनेस, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ये मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, साइकेट्रिक वाले सर ने। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, ठीक है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ी कंपनी, MNC कंपनी में आपको जॉब मिल रही है, 6 फिगर सैलरी है, तो कैसी फीलिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा खुशी की। अच्छा चलो हम रिज़ल्ट वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट आने वाला है, आज बहुत बड़ी कोई पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो आप सुबह से देख रहे हो नेट पे कि अच्छा अभी आएगा, फाइनली आपका रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो अब आपको डर है कि क्या होगा, पेपर तो अच्छा हुआ है। तो जैसे ही आप उसमें अपना डिटेल्स फिल करोगे, रोल नंबर एंड पासवर्ड, तो वहाँ पे आपका शो होगा, तो आपको खुशी होगी कि यार एटलीस्ट मतलब क्वालिफाई तो मैं हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो उस स्टेज को हम कहेंगे यूफोरिया स्टेज। सेकंड आता है इलेशन। इलेशन में क्या रहेगा, यूफोरिया एंड इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटीज़। अब इमेजिन कीजिए आप खुश हो कि आपका वो एटलीस्ट वो बार तो खुली, आपकी विंडो तो वहाँ पे ओपन हुई कि आप क्वालिफाई हो। फिर आप देखते हो कि आप टॉप 100 में हो, ठीक है। आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें जो बच्चे थे, सपोज उसमें 150 बच्चे लिए हैं, तो आप हो कहीं उस लिस्ट में, तो आप खुश हो कि अरे वाह, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम और मैं 150 बच्चों में मेरा नाम है। तो आप क्या करोगे, खुशी से नाचना गाना दौड़ना शुरू करोगे, घर वालों को बताओगे। तो उस फीलिंग को हम कहेंगे इलेशन, ठीक है। इसमें यूफोरिया होगा प्लस साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन में क्या रहेगा, इलेशन एंड ग्रेंडियोसिटी। अब एक लेवल आपको और लेके आगे चलते हैं। अभी तो आप 150 बच्चों में शो हो रहे थे, तो आप खुश थे कि अरे वाह मैं 150 में हूँ, वाह मतलब मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन अब ये आपका थर्ड जो स्टेज है, इसमें आप फील करना शुरू करोगे ग्रेंडियोसिटी, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई फाई आप फील करना शुरू करोगे कि अच्छा यार मैंने तो बहुत कोशिश की थी एंड ऑल, तो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मतलब मैं एक अब सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। तो आप बहुत एक खुद को एक बहुत बड़ा आदमी मानना स्टार्ट करोगे, तो वो आएगा आपका एक्सल्टेशन में, ठीक है। उस स्टेज को हम बोलेंगे एक्सल्टेशन स्टेज। नेक्स्ट आता है एक्सटेसी। एक्सटेसी में क्या रहेगा, ओवरवेलमिंग ब्लिस फीलिंग, रीबर्थ फीलिंग और सुप्रीम फीलिंग। अब क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक था कि आप अभी पहले आपका रिजल्ट आया, पास हुए, बहुत बड़ी बात है, 150 बच्चों में नाम है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्सल्टेशन में आप ये ऐड कर सकते हो कि फर्दर जब आपने देखा और सर्च करके तो आप टॉप 10 में थे, अब तो आप मतलब बहुत ज़्यादा बड़े आदमी बनने जा रहे हो, तो वो फीलिंग आपको है। एक्सटेसी में क्या है, और जब आपने देखा उसको क्लोजली रिजल्ट को, तो अरे वाह आप तो रैंक 1 थे, तो अब तो मतलब आपको लग रहा है कि मेरा रीबर्थ हो चुका है, ज़िंदगी पूरी है मेरी, तो मैं तो मतलब मेरे जीने का मकसद ही पूरा हो गया, ठीक है। ये तो कुछ बहुत ही नया चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा आप हाई फील करोगे, तो उस स्टेज को कहेंगे हम एक्सटेसी फेज, ठीक है। तो ये प्लेजरेबल इफेक्ट की स्टेजेस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है हर एक एग्जाम में, और थ्योरी में भी एज वेल एज जो आपके कॉम्पिटिटिव रहते हैं उनमें भी। नेक्स्ट आता है अनप्लेजरेबल इफेक्ट। अनप्लेजरेबल इफेक्ट में आपके पास 2 डेफिनेशन रहती है, ग्रीफ एंड डिप्रेशन। ग्रीफ एक स्टेट होती है विच अकर ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोज पर्सनल एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल जॉब, मनी और पर्सन। किसी भी चीज़ का आपको लॉस हो रहा है, कोई अच्छी जॉब थी जिससे आपका घर चल रहा है, अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए लगाए थे, उनका आपको लॉस हो गया, या कोई पर्सन ही परमानेंटली आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे ग्रीफ। नॉर्मली ये रिजॉल्व हो जाता है विदिन 2 वीक्स, अगर उससे एक्सीड कर जाए तो इट मीन्स कोई नॉर्मेलिटी है पेशेंट में।
पर्सन में। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ मूड disorder which is characterized by sad, uncommunicative, lack of concentration, suicidal ideas etc. So depression क्या होता है? ऑफ कोर्स ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होता है, अनकम्युनिकेटिव रहता है, किसी से बातचीत नहीं करेगा, कहीं उसका मन नहीं लगेगा, एक्सट्रीम स्टेजेस में उसके सुसाइडल थॉट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, डिप्रेशन, ग्रीफ, ये सभी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक चल रहे हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है अदर्स में एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या है? इट इज़ अ स्टेट अकर ड्यू टू इमेजिन डेंजर और इम्पेंडिंग डूम, वेयर एज फियर अकर इन रियल सिचुएशन। तो एंजाइटी और फियर तो हम सभी आजकल कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इन दोनों का? ठीक है, तो एंजाइटी क्या है? एक स्टेट अकर ड्यू टू इमेजिन डेंजर, जिसमें कि आप इमेजिनेशन में ही बहुत ज़्यादा डर चुके हो, अभी आप अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, आप करना ही नहीं चाहते हो। और फियर क्या है? वो रियल सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसको बहुत शौक है ये चीज़ें करने का, स्काई डाइविंग, जिप लाइनिंग, तो वो इजीली कर लेती है। पहले उसको थोड़ी एंजाइटी थी कि क्या होगा, बट उसने ओवरकम कर लिया। अभी मैं हूँ, मैंने कभी नहीं की ये सब चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। मुझे लगता है कि जब हम वहाँ से जंप करेंगे तो मेरी लाइफ ख़त्म। तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? एंजाइटी। वेयर एज जब मेरी फ्रेंड ने वो अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम पे जब वो थे, अभी वो जंप करने ही वाले थे, तो उस टाइम जो उन्हें फील हुआ था वो फियर था, वो एक्चुअल सिचुएशन में उन्होंने फील किया था। एंजाइटी क्या है? जो अभी मुझे फील हो रही है कि अरे भाई कैसे कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है पैनिक। पैनिक इज सडन एक्यूट इंटेंस एपिसोड ऑफ एंजाइटी। तो जो एंजाइटी है उसके सडनली आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस बहुत सारे एपिसोड्स आने लगेंगे, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे पैनिक। आई होप आपको इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एंजाइटी, फियर एंड पैनिक में। अपैथी, अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, नो पेन और प्लेजर। अपैथी क्या है? अपैथी मीन्स बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, पर्सन को ना तो कुछ किसी चीज़ से खुशी हो रही है, ना ही उसको किसी चीज़ का दुख हो रहा है। जैसे कि आप उसको कुछ दे रहे हो, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज दे रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भैया, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में है? अपैथी। ठीक है, उसको बहुत, आप उसको लाइक उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए आप उसको कहोगे कि अरे यार तेरा बिजनेस डूब गया, ठीक है, तेरे घर पे किसी की डेथ हो गई, कुछ बहुत बड़ा मिसहैपन हो गया, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो स्टेज है अपैथी। नेक्स्ट इज़ एनहेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी प्लेजरेबल एक्टिविटी। अपैथी में तो ना तो उसको खुशी हो रही थी, ना उसको दुख हो रहा था, लेकिन एनहेडोनिया में क्या होता है? उसको प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, अच्छी वाली खुशी वाली जो एक्टिविटीज़ रहती हैं। नेक्स्ट रहता है इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, रिवर्स फीलिंग हो जाती है इसमें। जहाँ पे खुश होना है वहाँ पे वो दुखी हो रहा है, जहाँ पे दुखी होना है वहाँ वो खुश हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन पेशेंट को पार्टी वाली सिचुएशन में लेके जाओगे, ठीक है, सब मज़े कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खा पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एक कोने में बैठा है। सेकेंडली, आप उसको लेके जा रहे हो, एक फ्यूनरल में लेके जा रहे हो आप उसको, है ना, तो वहाँ पे क्या है? पर्सन इज़ मतलब हाईली वो खुश है, जैसे कि उसने पता नहीं क्या ही हासिल कर लिया। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसको समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन के हिसाब उसको कैसे रिएक्ट करना है, अपोजिट रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस में क्या होता है? टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एट सेम टाइम। एक ही वक्त में आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही है, किसी भी एक चीज़ सिचुएशन को लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं देखूंगी कि वहाँ पे सैलरी मुझे कितनी दे रहे हैं, कितना पास है मेरे लिए, मेरे घर से अप डाउन कर सकती हूँ, या मुझे उधर हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगी। एक दूसरी सिचुएशन है कि वो मेरे घर से बहुत दूर है, वहाँ पे मुझे सैलरी तो अच्छी है, लेकिन अब जाना कैसे है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें चलेंगी। तो क्या होगा कि एक ही सिचुएशन को लेके हम अलग अलग हमारे दिमाग में थॉट बन जाएंगे। ठीक है, मुझे जाना भी है, दूर भी लग रहा है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, फ़ायदा भी है, एक्सपोजर भी अच्छा है, तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। नॉर्मल लाइफ में हमें होता है कन्फ्यूज़न, जिसमें कि हम एंड में एक पर्टिकुलर कह सकते हो आप एक डिसीज़न में पहुंच जाते हैं। जैसे मुझे जाना है, नहीं जाना है, मैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स अपने दिमाग में सोच के फिर एक डिसीज़न लूँगी, ठीक है, डिस्कस करके अपने क्लोज वन से। एम्बिवेलेंस में क्या होगा? कंटिन्यूसली उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती आ रही हैं, कुछ पर्टिकुलर डिसीजन नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट। थॉट को हमने तीन इसकी डिस्टर्बेंसेस को कैटेगराइज किया है: फॉर्मेशन लेवल, कंटेंट लेवल एंड प्रोग्रेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म। आपने वर्ड सुना ही होगा। इसमें जो पर्सन है वो अपनी रियलिटी से क्या होता है,
विड्रॉ कर जाता है, ठीक है, उसका अपना ही एक फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है। जो पर्सन है वो क्या करेगा, अपनी लाइफ से डिटैच है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पता मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कहाँ मेरा घर है, क्या चल रहा है, लेकिन उसका एक अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ठीक है। फैंटेसी वर्ल्ड मतलब अपनी उसकी दिमाग ख्याली एक दुनिया चलती है और उसका एक पर्सनल लॉजिक भी प्रेजेंट होगा। ये नहीं कि वो खोया है तो बस चुपचाप बैठा रहेगा, उसके दिमाग में कई ख्याल बुन रहा है वो, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है कंटेंट लेवल पे। सो कंटेंट लेवल पे फर्स्ट रहता है फोबिया, एक्सेजरेटेड पैथोलॉजिकल फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड सिचुएशन। किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेके आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा एक फियर बैठ जाता है, ठीक है। कोई भी एक सिचुएशन, वो कुछ भी हो सकता है, वो अंधेरा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बाहर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, एक्सपोजर हो रहा है आपका किसी ओपन एरिया में, या फिर जर्म से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, या आप कुछ एक पर्टिकुलर खाना नहीं खा पा रहे, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसके यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फियर, ये जो फोबिया है उसका नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा फोबिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मैंने लिस्ट किए यहाँ पे, एक्रोफोबिया। एक्रो होता है फियर ऑफ हाइट, ठीक है। एक्रो, क्रो से आप याद रख सकते हो, क्रो क्या करता है, फ्लाई करता है हाइट में, तो हम उसको याद रखेंगे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट आता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पेन। गैमोफोबिया इज वेरी फनी, फियर ऑफ मैरिजेस। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हो या कि एक छोटे से स्पेस में आपको रहना है तो वो होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। जैसे इंट्रोवर्ट जो खासकर लोग होते हैं उनमें, सब में नहीं, कुछ में देखने को मिल सकता है आपको जीनोफोबिया की, कैसे बात करनी है दूसरों से, अरे पता नहीं वो क्या ही करेगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम जीनोफोबिया। नेक्स्ट आता है नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया नाइट से आप याद रख सकते हो, फियर ऑफ डार्क। नेक्स्ट आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये अगेन बहुत ही वाइडली इसको यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, यूज़ मीन ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वाइवा में भी पूछा जाता है इससे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ सीरियस इलनेस, माइनर सिम्टम परसीव्ड एज सीरियस। कि पर्सन जो है उसको खास कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना है कि मुझे इतनी ज़्यादा सीरियस इलनेस है। कुछ भी कारण हो सकता है उसका, जैसे कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। छोटे मोटे वो सिम्टम भी दिखाएगा उसमें, ठीक है, और तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशन। रिपीटेशन ऑफ थॉट्स ओवर एंड ओवर अगेन कांट बी एलिमिनेटेड इजीली। इसमें क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो थॉट्स है वो बार बार वापस से अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, जिनको आप इजीली हटा नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम कहीं फॉर एग्जांपल गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बार बार उसको देखेंगे, बार बार हम देखेंगे कि अच्छा लॉक है कार, उसके शीशे बंद हैं, तो हम बार बार देखेंगे। एक दो बार तो नॉर्मल है, ठीक है, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम आप अंदर चले गए, मीटिंग में बैठे हो, ध्यान आपका पार्किंग में गाड़ी में, तो आप सोचो कि अच्छा मैं एक बार फिर जाके देखता हूँ, तो वो चीज़ें क्या होगी, उसको कहेंगे ऑब्सेशन हो गया आपका। या बार बार आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो 5-6 टाइम्स इज स्टिल ओके, बट अगर आप बार बार कर रहे हो 50 टाइम्स आप हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक है, खाना खाने से पहले या बाद में कभी भी, तो उस चीज़ को फिर थोड़ा सा एबनॉर्मल कहेंगे हम। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन। डेल्यूजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ये क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड एंड कल्चर। डेल्यूजन क्या होते हैं, फॉल्स फिक्स बिलीफ होते हैं, अपने ही दिमाग में आपने कुछ एक तथ्य है जो कि बहुत ही झूठे हैं प्योरली, लेकिन आपने उनको बना लिया है अपना परमानेंट जिंदगी, ठीक है, आप सोचोगे कि ऐसा ही है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी फर्स्ट इसमें रहता है, या इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव डेल्यूजन, ठीक है। एक्सपेंसिव डेल्यूजन आपको नाम से ही पता चलेगा, जो पर्सन है उसे लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं राजा हूँ। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, बहुत ज़्यादा हाई फाई खुद को फील करेगा। मेनिया वाले पेशेंट में ज़्यादा रहता है, ये आपने देखा ही होगा। मेंटल हॉस्पिटल्स अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पे क्या होता है, मेनिया वाले जो पेशेंट है, कुछ पेशेंट उनमें से मीन्स उनका एक पोस्चर ही अलग रहता है, जैसे कि राजा महाराजा पुराने टाइम पे रहते थे, बहुत ज़्यादा मीन्स उनका खुद को एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके चलते हैं कि मैं आई एम अ किंग, ठीक है, बाकी तो सारी मेरी प्रजा है। तो इस डेल्यूजन को हम क्या कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और एक्सपेंसिव डेल्यूजन। सेकंड है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेफरेंस मीन्स, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को रेफर करना है या किसी की रेफरेंस लेना है या किसी को कहीं पे रेफर करना, ठीक है, तो
तो इसका मतलब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट मी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो हेड है उनको आना है, तो अब देख रहे हो आप सभी को, तो आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरे ही बारे में सब बातें कर रही है, दुनिया ही मेरे बारे में बात कर रही है, ठीक है, तो उसको कहेंगे डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये आपका सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में क्या रहता है, समबडी वांट टू किल मी इन अ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखने को ही मिलता है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या रहता है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा शक्की लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में ये देखने को मिलता है। इसमें पर्सन को लगता है कि मेरी जान को खतरा है और सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, सब लोग या कोई तो है जिसने मुझ पर नज़र रखी और मुझे मौका पाते ही वो मेरा काम तमाम कर देगा, तो उसको हम कहेंगे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। आई एम अ सिनर इन अ डिप्रेशन। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट मीन्स जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहेगा, उसको लगेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा पापी हूँ और बस सारे जो दुख दर्द और पाप जो है मेरी ही ज़िंदगी में है, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट रहेगा कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया। तो ये रहेगा आपके डिप्रेसिव पेशेंट में। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ निगेशन और निहिलिस्टिक डेल्यूजन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या रहता है, द पर्सन थिंक के आई डोंट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। ये भी डिप्रेसिव पेशेंट्स में देखने को मिलता है। पर्सन को क्या लगेगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, मैं कुछ एलियन हूँ या कुछ भी, पर मैं यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या रहेगा, somebody is controlling me in schizophrenia। अगेन ये schizophrenia के केसेस में देखने को मिलेगा, जिसमें कि पर्सन को लगेगा कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि मैं जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, somebody is controlling me। तो ये रहेगा आपका schizophrenia में। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे ब्रॉडकास्ट कर दिए कुछ भी, जैसे कोई सीज़न ब्रॉडकास्ट हुआ है या कहीं कोई कुछ भी, या जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मीडिया माय थॉट्स आर डिसेमिनेटेड, कि ये मेरे थॉट्स थे, ठीक है, ये मैंने सोचा था। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि रिसेंटली अभी चंद्रयान गया है हमारा इंडिया का, तो मैं क्या कहूँगा, अरे ये तो मेरा थॉट था, ये मैंने बनाया था, ये चंद्रयान का, उस साइंटिस्ट का नहीं है, ये मेरा थॉट है, ठीक है। जो मेंटल जो पेशेंट है वो यही कहेगा, मैंने ये बनाया था, मैंने सारे इसका पूरा सेटअप किया है, अब वो लोगों ने मुझसे चुराया है, ठीक है। तो अब मीडिया में जो दिखा रहे हैं ये सारा मेरा था, ये किया धरा, ये मैंने किया है सब, तो ऐसा उनको लगता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी। इसमें क्या रहेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एक मेंटल पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा गलत फहमी रहेगी कि मैं अगर कुछ मतलब कुछ भी मैं अगर मूवमेंट करूँगा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत अफेक्ट होंगे उससे लोग, जो भी मैं काम करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई एक्सेल एंड वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि अगर मैं फूंक मारूंगा तो दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा आपके मेंटल पेशेंट्स बोलते हैं कई बार ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, डेल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी। सो ये थे सारे डेल्यूजन। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि आइडेंटिफाई करो, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल कैसे आ रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेल्यूजन ऑफ गिल्ट किस केसेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, सिजोफ्रेनिया में होता है, मेनिया में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में होता है ये डिप्रेशन में। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेशन लेवल में, आपके जो मूड डिस्टर्बेंस रहते हैं। प्रोग्रेशन लेवल में हमने इसको 6 में कैटेगराइज किया है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, शिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टू अनदर वेरी क्विकली विद इंटरकनेक्शन। तो इसमें क्या है, पर्सन एक बात से दूसरी बात में फटाफट शिफ्ट करेगा, जिनमें की बातों में थोड़ा सा कनेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है, तो अब मैंने बात की कि अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, तो फिर मैं किसी और बात पे पहुंच जाऊंगी कि अच्छा चैनल तो टीवी में भी होते हैं, टीवी में तो बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ में तो हम पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, पूरे दिन हम ये करते हैं, पूरे दिन हम खाते रहते हैं, खाने से ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिविटी तो हम बहुत करते थे, स्कूल में हमारा पीटी का पीरियड होता था। तो ये क्या होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। जो पर्सन है वो कोई भी एक वर्ड पिक करेगा जो बात चल रही है और वो अगला सेंटेंस बनाएगा, इंटरकनेक्शन उस बात में प्रेजेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। वो एकदम से शिफ्ट कर रहा है अगली बात पे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है इनकोहेरेंस। इसमें होता है शिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टू अनदर वेरी क्विकली विदाउट इंटरकनेक्शन।
शिफ्ट तो यहाँ भी जो पेशेंट है वो करेगा, लेकिन उसकी बात में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यही बात अगर हम लेते हैं कि मैं कहूँगी कि मेरा अगर मैं मेंटली इल पेशेंट हूँ और मैं कहूँगी मेरा चैनल चल रहा है, ठीक है, फिर मैं कहूँगी कि फॉर एग्जांपल चैनल चल रहा है, आज धूप बहुत तेज़ है और हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टमाटर के भाव तो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, और मुझे तो भूख ही नहीं है, ये चेयर कितनी पुरानी है, या फिर कुछ भी, ठीक है। मतलब उन बातों का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। शिफ्ट यहाँ भी वो पेशेंट कर रहा है बात से, एक सेंटेंस से दूसरे में, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये आएगा इनकोहेरेंस में। नेक्स्ट आता है क्लैंग एसोसिएशन, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड। क्लैंग एसोसिएशन में रिपीट करेंगे आप वर्ड्स को जिनकी साउंड सेम रहती है, जैसे कि हैट, कैट, बैट, रैट, तो इसको हम कहेंगे क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है प्रजर्वेशन, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस फॉर एवरी क्वेश्चन रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें आप एक वर्ड, इसमें जो पेशेंट है वो एक वर्ड पकड़ेगा और उसी को ही हर बात पे रिपीट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वर्ड में जा रहे हो, पेशेंट से पूछ रहे हो हेलो हाउ आर यू, तो पेशेंट कहेगा कि कुछ भी, पेशेंट कहेगा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट कहेगा कि सन, ठीक है। फिर आप पूछोगे कि आपने दवाइयाँ ली, पेशेंट फिर से कहेगा कि सन। तो अब क्या वो किस बात पे उसका रिप्लाई आ रहा है, तो इस मतलब वो एक ही चीज़ पे स्टक है, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कौन सी स्टेज में है, प्रजर्वेशन में। वो हर बात के लिए आपको एक ही आंसर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यस, इसमें वर्ड भी ले सकता है या कोई फ्रेजेस, सेंटेंस भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि सन ही वो रिप्लाई करेगा हर बार, वो कुछ भी कह सकता है। जैसे आप पूछोगे उसको, अगेन आप जा रहे हो कि अच्छा क्या क्या कर रहे हो तुम, जैसे अगर वो बाहर एक्टिविटी एरिया में है पेशेंट, ठीक है, फिर आप पूछोगे कि अच्छा कुछ भी उसका नाम होगा कि अच्छा क्या चल रहा है, तो वो कहेगा कि हम बहुत मज़े कर रहे हैं। फिर आप पूछोगे कि अच्छा कुछ भी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, तुम बहुत मज़े कर रहे हो, क्या किया सुबह से, तो पेशेंट फिर से कहेगा हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं। मतलब आप कुछ भी पूछोगे उसका रिप्लाई सेम ही रहने वाला है, ठीक है, उसको कहेंगे प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियलिटी, आफ्टर गिविंग अननेसेसरी डिटेल्स फाइनली रीचेज ऑन द गोल। हाँ, तो पेशेंट कहेगा, आप पूछोगे कि हाउ आर यू, तो पेशेंट इस आंसर नहीं करेगा नॉर्मली कि आई एम गुड। पेशेंट कहेगा मेरा नाम मोहन है, मेरे पास ये बेडशीट है, ये तो बहुत अच्छी है, और आज तो देखो दिन भी कितना अच्छा है, मैं तो लाइफ में बहुत मज़े कर रहा हूँ, और मैं तो पिछले कल मैं पीएम था, तो मैंने ये फैसले लिए, अब नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, और ये हॉस्पिटल भी मैं ख़रीदने वाला हूँ कुछ टाइम में, तुम सब मेरे अंडर काम करने वाले हो, ये सारे मेरे वर्कर हैं और मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा, आफ्टर गिविंग अननेसेसरी डिटेल, वो फालतू की बातें बता के एंड में आपको बताएगा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। इसके जैसा ही एक और है टेंजेंशियलिटी, आफ्टर गिविंग अननेसेसरी डिटेल्स पेशेंट नेवर रीचेज टू द गोल। सर्कमस्टेंशियलिटी में तो वो पीएम बन के बड़े बड़े फैसले लेके वापस बता रहा है कि मैं ठीक हूँ। टेंजेंशियलिटी में वो इधर उधर की बातें करके एंड में नहीं बताएगा कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पूछोगे कि व्हाट इज़ योर नेम, किसी भी पेशेंट से आप पूछ रहे हो व्हाट इज़ योर नेम, तो पेशेंट कहेगा कि आपका जो रूम है वो बहुत अच्छा है, इसके कर्टन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और चेयर में आप चेयर और जो आपका ये सेटअप है ये आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, और दवाइयाँ तो आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है जो आप देते हो पूरे दिन में, और गार्डन जो है उसमें हम पूरा दिन खेलते रहते हैं, और ये मेरे दोस्त हैं, और अब मैं कुछ टाइम में मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं पीएम बनूंगा अगेन। मतलब कुछ भी वो बातें करेगा जिनका कोई सेंस नहीं होगा, लेकिन वो एंड तक अपना नाम नहीं बताएगा, तो ये होगा टेंजेंशियलिटी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल से क्या होगा, एंटरटेन तो होगा ही होगा आपका, और साथ आप इनको याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। इसमें फर्स्ट रहता है स्टीरियोटाइप पोजीशन। जो पर्सन है, स्टीरियोटाइप मीन्स कांस्टेंट किसी एक चीज़ में वो मेंटेन करके रखेगा अपनी पोजीशन को अंटिल आप उसको चेंज नहीं करते हो। सो कॉन्स्टेंटली मेंटेन पोजीशन अंटिल अदर पर्सन विल चेंज इट। इसका अदर नेम है कैटालेप्सी, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसी के ही अदर नेम है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखेंगे मेंटल हॉस्पिटल अगर आप कभी गए हो, तो जो पेशेंट रहते हैं वो एक ही पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। पूरे दिन वो धूप में खड़े हैं तो वो खड़े ही रहेंगे, किसी तरफ वो देख रहे हैं या आपको घूरना शुरू करेंगे तो वो घूरते ही रहेंगे पूरा दिन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे अंटिल आप उनको थोड़ा सा मूव करोगे या चेंज करोगे उनको। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप मोमेंट और मैनरिज्म। कॉन्टिन्यूसली जो पर्सन है वो कुछ मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि हम सभी को आदत रहती है
कि जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को आदत रहती है अपने हाथ पैर हिलाने की, या बार बार आइज़ को ब्लिंक करना, शोल्डर्स को श्रग करना, तो ये होते हैं स्टीरियोटाइप मूवमेंट। नॉर्मली सभी करते हैं बट एक्सेस में हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप स्पीच और वर्बिजरेशन, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टिमुलाई। ठीक है, एक तो रहता था कि पर्सन को आप पूछ रहे हो फिर वो रिपीट कर रहा है सेम वर्ड हर एक बात पे, जो हमने अभी पढ़ा कौन से वाले में, प्रिजर्वेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, स्टीरियोटाइप स्पीच में आप पूछ नहीं रहे हो पेशेंट को, आप उससे बात भी नहीं कर रहे हो, ना उसको कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, फिर भी वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे बैठा है पेशेंट, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, वो अकेले में बैठा है, उसको कोई स्टिमुलाई भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो रिपीट किए जा रहा है कुछ भी बात। ठीक है, जैसे कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा महान हूँ, वो यही वर्ड सेंटेंस रिपीट करता जा रहा है, किसी का नेम वो रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्बिजरेशन। नेक्स्ट आता है कंपल्शन। कंपल्शन में आता है रिपीटिशन ऑफ एक्ट फॉलोड बाय ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो हमारी थॉट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं हमारे माइंड में। ठीक है, थॉट्स के बाद अगर आप उसको एक्ट भी कर रहे हो उसको कहेंगे फिर कंपल्शन। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पार्क की है गाड़ी, अब बार बार अगर आप उसको देखने जा रहे हो तो उसको फिर कहेंगे कंपल्शन, रेपिटेशन ऑफ एक्ट फॉलोड बाय कंपल्शन, फॉलोड बाय ऑब्सेशन। सॉरी, ऑब्सेशन में तो सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रही है कि अच्छा मैंने कार लॉक की थी। जब आप बार बार उसको देखने जा रहे हो 10 बार 20 बार, तो उसको आप कहेंगे फिर कंपल्शन। कंपल्शन एक साइकोमोटर एक्टिविटी है, फिजिकली आप वर्क कर रहे हो। ऑब्सेशन एक आपकी दिमाग में चल रही है। ठीक है, थॉट। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी में ही और टर्म्स हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या आता है, पेशेंट इज अवेयर अबाउट स्टिमुलाई एक्टिविटी बट ही विल ट्राई टू अपोज इधर एक्टिवली और पैसिवली। जो पर्सन है उसको अच्छा खासा पता है कि क्या चल रहा है मेरे सराउंडिंग में, बट वो हर चीज़ में इधर एक्टिवली और पैसिवली उस चीज़ को अपोज ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशेंट को खाना ऑफर करोगे, ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, या तो चुपचाप बैठा रहेगा, आपकी ओर रिएक्ट ही नहीं करेगा, खाना तो दूर की बात है, या फिर प्लेट फेंक देगा। ये होगा आपका एक्टिवली। पैसिवली वो बात ही नहीं करेगा, चुपचाप मुंह फेर के बैठा रहेगा, तो वो होगा नेगेटिविज्म। हर चीज़ पे वो नेगेटिव मीन्स अपोज करेगा हर चीज़ को। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक बिहेवियर। ऑटोनॉमिक बिहेवियर में दो टर्म्स आती है, एकोलेलिया एंड एकोप्रेक्सिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकोलेलिया क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स सेड बाय अदर पर्सन। ठीक है, इसको आपने पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे मिक्स नहीं करना है। एकोलेलिया में यहाँ पे भी जो पेशेंट है वो रिपीट करेगा वर्ड्स को, बट जो दूसरे पर्सन ने कहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप पूछोगे किसी पेशेंट से कि आपने मेडिसिन ली, तो वहाँ से वो एक वर्ड पकड़ रहा है मेडिसिन, तो उसी को रिपीट करता रहेगा। आप कुछ भी फर्दर उससे पूछोगे वो हर एक का आंसर देगा मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। आपके ही सेंटेंस से उसने एक वर्ड पिक कर लिया है। नेक्स्ट आता है एकोप्रेक्सिया। एकोप्रेक्सिया होता है रेपिटेशन ऑफ एक्ट विच इज डन बाय अदर पर्सन। एकोलेलिया में वो वर्ड्स पकड़ रहा था, एकोप्रेक्सिया में वो पकड़ेगा एक एक्ट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स आते हैं तो वो नॉर्मल चेक कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, उसकी आइज़ को चेक कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली उसकी आइज़ को यूं करके देख रहे हैं। तो अब क्या करेगा वो पेशेंट, जो पेशेंट है पूरा दिन वो सबका आई चेकअप ही करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने किसी को यूं करते हुए देख लिया है, अब वो पूरे दिन यही एक्ट करता रहेगा, तो ये होगा एकोप्रेक्सिया। कुछ भी कर सकता है वो, इधर चेकअप करता रहेगा सभी का, या फिर कुछ उसने किसी को आई मूवमेंट करते हुए देख लिया तो वही वो रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। इसमें आप दो चीज़ें आती है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो इल्यूजन रहता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, हेलुसिनेशन रहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई व्हेन एक्चुअल एनवायरनमेंट स्टिमुलाई इज एब्सेंट। इल्यूजन होता है स्टिमुलाई आपके पास प्रेजेंट है बट आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रात में आपने अपने जो अलमीरा है, ठीक है, उसके मिरर में आपको किस चीज़ की रिफ्लेक्शन दिख रही है अपने रूम में ही किसी सामान की, तो आप सोचोगे क्या कि मिरर के अंदर क्या है, भूत है। या फिर फॉर एग्जांपल चेयर पे कुछ आपने कपड़े रखे हैं, लाइट्स ऑफ हैं, तो जब आप उनको देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि वहाँ पे कोई तो बैठा है। मीन्स स्टिमुलाई है आपके पास, ऑब्जेक्ट है आपके पास प्रेजेंट, फिर आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, गलत समझ रहे हो आप उसको, तो वो आएगा इल्यूजन। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या रहेगा, आपके पास कोई स्टिमुलाई नहीं है, कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो जबकि आपके पास एक्चुअल स्टिमुलाई नहीं है। ठीक है, वो आपका फिर
अपनी इमेजिनेशन हो जाएगी। जैसे कि यही अगर हम फिर से एग्जांपल लें कि शीशा है आपके रूम में, लेकिन वहाँ किस चीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है, बट आपने सोच में वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्लांट कर दिया है, ठीक है, कि इसके अंदर तो भूत ही है। या फिर चेयर वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, चेयर बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि वहाँ कोई तो बैठा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में डिफरेंस। थ्योरी में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है, और एमसीक्यूज में तो आता ही आता है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस। सो आज की डे 2 क्लास में हमने कुछ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। आइए उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज रीड आउट करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 इज Mrs. A frequently is seen to lean her head to one side, cup her ear, move her lips when no one is present. She is experiencing an illusion, hallucination, delusion or obsession. So इसमें क्या पूछा गया है कि एक कोई लेडी पेशेंट है जिनका नाम मिसिस ए है, और उनका जो पोस्चर है वो कैसा है, उनका हेड वन साइड को लीन है, और जैसे हम किसी सीक्रेटली बात करने के लिए अपनी ईयर को कवर कर देते हैं ना, वैसे उन्होंने अपने कप हर ईयर मतलब अपने हाथ से अपना जो ईयर है वो कवर किया हुआ है, और उनकी लिप्स की मूवमेंट ऐसे है जैसे कि वो किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जाएगा हेल्यूसिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें कहीं से भी आपको कोई भी स्टिमुलाई नहीं नज़र आएगा, ठीक है। ये उनका खुद का ही मीन्स खुद ही उनकी जो इमेजिनेशन में ही वो क्रिएट कर रहे हैं कोई एक पर्सनैलिटी जिससे वो बातचीत कर रही है, मिसिस ए, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई है, और ये किस टाइप का हेल्यूसिनेशन है? ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स उनको सुनाई दे रही हैं कोई इमेजिनरी अपनी वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है सिनेरियो कि जिसमें उनको आवाज़ें सुनाई दे रही है, सो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mental disorder in which a person feels that lice is crawling on his arm but actually there is no lice on his skin. A person is suffering from, कि जिसमें पर्सन को लगेगा कि उसके आर्म पे लाइस जो है वो क्रॉल कर रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे कुछ भी लाइस प्रेजेंट नहीं है। तो ये किस तरीके का पर्सन को कौन सी कंडीशन से सफ़र कर रहा है? ऑप्शंस आर ऑडिटरी इल्यूजन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, टेक्टाइल इल्यूजन एंड टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। सो अगेन यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो है तो ये हेल्यूसिनेशन। अब यहाँ पे भी इसमें 2 में हम कंफ्यूज रहेंगे कि ऑडिटरी है टेक्टाइल है, लेकिन यहाँ पे ये टेक्टाइल होगा क्योंकि उनको अपनी स्किन के सरफेस पे कुछ फील हो रहा है, तो ये आंसर जाएगा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिफ्यूज टू ईट स्टेटिंग दैट हिज फूड इज पॉइजनस एंड इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो एक पेशेंट है जो कि कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि जो उनका फूड है वो पॉइजनस है, ठीक है, वो उसमें किसी ने जहर मिला दिया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में फर्स्टली है सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है, सेकंड है डिल्यूजन, नेक्स्ट है नेगेटिविज्म एंड नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्यूजन, ठीक है। हमने कहा था कि डेल्यूजन क्या होते हैं? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं। अब नॉर्मली उसको फूड दे रहे हैं, उसमें कोई भी पॉइजन मिला नहीं है, लेकिन उसने अपनी फॉल्स फिक्स बिलीफ बना रखे हैं कि उसमें खाने में क्या है, जहर है। ये किस तरह का डेल्यूजन है? पैरानॉइड, जो हमने पढ़ा था, शक्की जो पर्सनैलिटी है उस टाइप का, ठीक है। पर्सन को सस्पिशियस थिंकिंग रहेगी पेशेंट की। नेक्स्ट है विच इज कॉमन डेल्यूजन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कॉमन डेल्यूजन कौन सा रहता है? ऑप्शंस आर डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड ऑल ऑफ अबव। सो इसका आंसर आपको पता ही होगा, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज प्री ऑक्यूपेशन विद अ फियर ऑफ हैविंग अ सीरियस फिजिकल इलनेस नॉट बेस्ड ऑन रियल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फोबिया, मेनिया और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। सो अभी हमने क्लास में डिस्कस किया कि फियर ऑफ हैविंग सीरियस फिजिकल इलनेस, कि मुझे कोई बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी है, नॉट बेस्ड ऑन एनी मतलब कोई भी रियल उसका ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, इसका आंसर जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज साइकोटिक पर्सन इन्वेंट्स न्यू वर्ड्स
that are meaningless to others but have symbolic meaning to psychotic persons. So options are clang association, neologism, word salad and associative closeness. तो एक इसमें कंडीशन दी है कि एक साइकोटिक कोई पर्सन है जो कि न्यू वर्ड्स को इन्वेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि अदरवाइज तो मीनिंगलेस है, लेकिन उसके लिए जो साइकोटिक पेशेंट है उसके लिए उसका कोई मीनिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, न्यूलॉगिज्म, ठीक है। न्यूलॉगिज्म से, न्यू से आप याद रख सकते हैं कि कुछ न्यू चीज़ को वो खुद ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ, ठीक है। तो फियर ऑफ डेथ को हम कौन सी आप कह सकते हैं इसमें से फियर ऑफ डेथ है, होडोफोबिया, थैंटोफोबिया, क्लेप्टोमेनिया और गैमोफोबिया। सो फियर ऑफ डेथ इज थैंटोफोबिया। दूसरे ऑप्शंस की अगर बात करें तो क्लेप्टोमेनिया रहता है जिसमें कि जो पर्सन है वो अननेसेसरी उसको अर्ज होगी किसी भी चीज़ों को चुराने की, ठीक है, टू स्टील द थिंग्स ऑफ अदर्स, उसको चुरानी ही है चीज़ें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये नहीं कि उसको नीड है या नहीं है, फिर भी उसको चुरानी ही है चीज़ें, ठीक है, चोरने की बीमारी आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज होडोफोबिया। होडोफोबिया क्या रहता है, फियर ऑफ ट्रैवल, उसको हम टर्म को हम कहेंगे होडोफोबिया। नेक्स्ट इज गैमोफोबिया, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया, गैमोफोबिया का मतलब होता है होल्ड ऑन, गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज। सो फियर ऑफ डेथ के लिए कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, थैंटोफोबिया। So moving further, question number 8 is the emotional state of individual experience to loss of loved one. So emotional जो state रहती है जिसमें हम loss of loved one या फिर कोई property या कुछ object अगर हमारा खो जाए तो उसके लिए हम जो individual है वो experience करता है एक stage को, उसको कहते हैं grief, ठीक है। तो option number A will be the right option, grief. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग। तो जो हमारी बहुत सारी थेरेपीज हम पढ़ेंगे फर्दर, तो उसमें से एक थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, एंजाइटी मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया। तो हम एंजाइटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसको हम यूज़ करते हैं एंजाइटी के केसेस में, जिसमें कि हम जो पेशेंट की थॉट प्रोसेस है उसके साथ हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक थॉट्स हम इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फोबिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। फोबिया के लिए हम कौन से मेनली इनमें से थेरेपी यूज़ करते हैं, साइको एनालिसिस, इंटरपर्सनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली थेरेपी। सो हम यूज़ करते हैं बिहेवियरल थेरेपी। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, ठीक है, हम पढ़ेंगे फर्दर। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो फोबिक डिसऑर्डर्स रहते हैं उसमें हम कौन सी थेरेपी यूज़ करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड इज हाई अमंग पेशेंट विद। तो सुसाइड की प्रेवलेंस किस टाइप के पेशेंट में ज़्यादा रहते हैं, तो मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा मूड डिसऑर्डर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेंटल हेल्थ के आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।